हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अच्छे ढंग से हड़प्पा सभ्यता और पाषाण सभ्यता को पढ़ा है। हम लोगों ने अच्छे ढंग से हड़प्पा सभ्यता के सभी तथ्यों को और उसके क्वेश्चनों को किया। उसी तरीका से पाषाण सभ्यता के भी सभी तथ्यों को और क्वेश्चनों को किया है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा दोस्त। बहुत जल्दी हम लोग हिस्ट्री को खत्म कर देंगे। देखिए, यहाँ पे पढ़ने से ये फायदा है क्योंकि हम लोग तथ्य भी पढ़ लेते हैं और उसके साथ क्वेश्चन भी लगा देते हैं। सबसे जरूरी ये है कि क्वेश्चन लगाएं। क्वेश्चन लगाने से हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हमें याद है या नहीं है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा दोस्त। बहुत जल्दी हम लोग इतिहास को खत्म करेंगे, उसके बाद पॉलिटी स्टार्ट करेंगे दोस्त। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। याद रखिएगा दोस्त, जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ के आए हैं वो नगरीय सभ्यता था, और जो अभी हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, ये जो हम लोग का टॉपिक है वैदिक सभ्यता, ये है ग्रामीण सभ्यता। कैसा सभ्यता है दोस्त? ग्रामीण सभ्यता। ध्यान में रखिएगा, दोनों में यही डिफरेंस है। वो कैसा सभ्यता था? नगरीय सभ्यता था, लेकिन ये कैसा सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। याद रखिएगा दोस्त, इस सभ्यता को हम लोग दो काल में बांट के पढ़ते हैं। एक है हम लोग का ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल है उसमें ऋग्वेद का रचना हुआ था, और जो उत्तर वैदिक काल है इसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का रचना हुआ था दोस्त। फिर से याद रखिएगा एक बार। देखिए क्या है कि जो ऋग वैदिक काल है इस काल में ऋग्वेद का रचना हुआ था, और जो उत्तर वैदिक काल है इसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का रचना हुआ था। जो ऋग वैदिक काल है उसका समय अवधि है 1500 से 1000 बीसी, और जो उत्तर वैदिक काल है इसका जो समय अवधि है 1000 से 600 बीसी। अब चलिए दोस्त, इसके आगे भी हम लोग कुछ जानेंगे। अगर हम लोग देखेंगे कि इस सभ्यता में समाज कैसा था, तो इस सभ्यता में समाज हम लोग देख चुके हैं कि ग्रामीण सभ्यता था। इस सभ्यता के मूल निवासी कौन थे दोस्त? आर्य। इस सभ्यता के मूल निवासी कौन थे दोस्त? आर्य। आर्य का मतलब क्या है? श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है दोस्त? श्रेष्ठ। ये लोग भारत के निवासी नहीं थे। ये लोग पशु को चराने के लिए या तो अपना भोजन की खोज के तलाश में मध्य एशिया से भारत आए थे दोस्त। कहां से आए थे? मध्य एशिया से भारत। अब एक चीज और ध्यान देने के लायक है दोस्त कि जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक यानी कि क्या हो गया दोस्त? मातृसत्तात्मक में समाज में प्रमुख या तो घर की जो हेड होती है वो महिला होती है, लेकिन जो हम लोग का वैदिक सभ्यता है, ये जो सभ्यता है इसमें पितृसत्तात्मक समाज है। कैसा समाज है दोस्त? पितृसत्तात्मक समाज। यानी कि अभी घर का मुखिया कौन होगा? पिता। घर का मुखिया कौन होगा दोस्त? पिता। याद रखिएगा। और आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ऋग वैदिक काल में स्थिति किसका स्थिति दोस्त? महिलाओं का स्थिति कैसा था? तो इस समय पे विधवा विवाह करने का छूट था। यानी कि अगर कोई विधवा है तो वो विवाह कर सकती थी किसी और से। यहाँ पे देखिए क्या है, नियोग प्रथा भी था। नियोग प्रथा कहने का मतलब क्या हो गया कि ये लोग अगर बच्चा चाहती तो किसी और से शादी करके बच्चा कर सकती थी। और यहाँ पे एक और शब्द है दोस्त जो इम्पोर्टेंट है, वो है अमाजू। वो क्या है दोस्त? अमाजू। अमाजू का मतलब क्या है कि उस समय की महिला अगर नहीं चाहती तो पूरे जीवन भर शादी किए बिना भी रह सकती थी। तो वैसे महिलाओं को क्या कहा जाता है दोस्त? अमाजू। ध्यान में रखिएगा। और उस समय क्या नहीं था? तो याद रखिएगा, सती प्रथा नहीं था दोस्त। क्या नहीं था? सती प्रथा नहीं था। सती प्रथा का मतलब क्या है? सती प्रथा में यह होता है कि अगर उसका पति मर जाए तो उसको भी साथ में जला दिया जाता है। तो ऐसा व्यवस्था को हम लोग सती प्रथा बोलते हैं। उस समय पे यह प्रथा नहीं था। बाल विवाह प्रथा नहीं था और पर्दा प्रथा नहीं था। पर्दा प्रथा कहने का मतलब महिला घूंघट में नहीं रहती थी। महिलाओं को आजादी था बाहर घूमने का और राजनीति में भाग लेने का। याद रखिएगा दोस्त, ये ग्रामीण सभ्यता होते हुए भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काल था। लेकिन हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि जैसे ऋग वैदिक काल से हम लोग उत्तर वैदिक काल की ओर आते हैं, धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति थोड़ा थोड़ा खराब होते जाता है। खराब होते जाता है कहने का मतलब समाज में उन लोगों का स्थिति डाउन होते जाता है। समाज में स्त्री को थोड़ा छोटा करके देखा जाता है, छोटा समझा जाता है। याद रखिएगा दोस्त। आगे हम लोग देखेंगे इसका प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई क्या होता है दोस्त? जैसे अभी हम लोग का देश को चलाने के लिए सबसे ऊपर में क्या है? देश। उसके नीचे क्या है दोस्त? राज्य। उसके नीचे क्या है? जिला। उसके नीचे क्या है? पंचायत। उसके नीचे क्या है? ग्राम। तो वैसे ही इस सभ्यता में
जो हम लोग प्रशासनिक इकाई देखेंगे तो प्रशासनिक इकाई कैसा था, जो सबसे निचला इकाई है वो है कुल। सबसे निचला इकाई क्या है दोस्त, कुल। और कुल का जो प्रमुख होता है उसको कुलप कहते हैं, और जो ग्राम का जो प्रमुख होता है उसको ग्रामीण बोलते हैं। कुल से बड़ा होता है ग्राम, जैसे गांव से बड़ा होता है पंचायत, वैसे कुल से बड़ा होता है ग्राम, और ग्राम से बड़ा होता है विस, और विस का जो हेड होता है उसको विस्पति कहते हैं। उससे बड़ा होता है जनपद, उसको जनपति बोलते हैं, और उससे बड़ा होता है राष्ट्र, जिसका हेड कौन होता है, राजा। तो इस तरीके से पूरा प्रशासनिक इकाई चलता है दोस्त। एक बार फिर इसको रिलेट करिएगा कि जो सबसे छोटा इकाई वो गांव है, गांव से बड़ा इकाई पंचायत, पंचायत से बड़ा इकाई जिला, जिला से बड़ा इकाई राज्य, राज्य से बड़ा इकाई देश। तो वैसे ही यहाँ भी जो सबसे छोटा इकाई है वो क्या है, कुल। क्या है दोस्त, कुल। और उससे बड़ा इकाई ग्राम, उससे बड़ा इकाई विश्व, उससे बड़ा इकाई जनपद, और उससे बड़ा इकाई राष्ट्र। ध्यान में रखिएगा दोस्त। तो चलिए आगे के तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि उस समय की पवित्र नदी कौन कौन सा है। क्या बोले दोस्त हम, उस समय की पवित्र नदी कौन कौन सा है। तो उस समय की जो सबसे पवित्र नदी है वो है सरस्वती। कौन है दोस्त, सरस्वती। अगर हम लोग वेद में देखें तो इसका उल्लेख 50 बार मिला है, यानी कि अलग अलग जगहों पे 50 बार सरस्वती सरस्वती लिखा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि उस समय की सबसे पवित्र नदी कौन रही होगी, सरस्वती। उसके बाद सिंधु का नाम मिला है। देखिए सिंधु का नाम सरस्वती से भी ज्यादा बार मिला है नाम, पर याद रखिएगा दोस्त ये सबसे पवित्र नदी नहीं था। इसका उल्लेख व्यापार के दृष्टि से मिला है। इस नदी से व्यापार बहुत ज्यादा होता था, इसलिए इसका उल्लेख ज्यादा मिला है। तो ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज्यादा बार उल्लेख सिंधु का हुआ है, फिर भी वो पवित्र नदी नहीं था। पवित्र नदी कौन था, सरस्वती। इसके अलावा और किन नदियों का नाम का उल्लेख है, यमुना का उल्लेख है और गंगा का उल्लेख है। यमुना का उल्लेख 3 बार है और गंगा का उल्लेख 1 बार है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं कि उस समय के जीवन कैसा था और उस समय के प्रमुख देवता कौन कौन थे। अगर देवता का बात करें तो उस समय के जो सबसे प्रमुख देवता हैं वो इंद्र हैं। कौन है, इंद्र। इंद्र किस चीज के देवता थे, युद्ध के देवता और वर्षा के देवता। किस चीज के देवता थे दोस्त, इंद्र युद्ध के देवता थे और वर्षा के देवता। इनका इस सभ्यता में, या तो ऐसा समझेंगे कि जो वेद होता है उसमें कितना बार उल्लेख मिला है नाम, 250 बार। कितना बार दोस्त, 250 बार इंद्र के नाम का उल्लेख मिला है। उसके बाद दूसरे प्रमुख देवता है अग्नि। अग्नि देव को क्या माना जाता है, मीडिएटर। मीडिएटर कहने का मतलब जब हम लोग हवन करते हैं तो हवन के माध्यम से वो भगवान के साथ में जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, अग्नि को मीडिएटर। और इनका नाम का उल्लेख ऋग्वेद में या वेद में 200 बार मिला है। कितना बार मिला है दोस्त, 200 बार मिला है, याद रखिएगा। इसके बाद जो हम लोग का तीसरे प्रमुख देवता है वो है वरुण। वरुण को सत्य और ऋतु परिवर्तन का देवता माना जाता है। उसके बाद अगले जो फेमस देवता बोलेंगे वो है पुसन। कौन है दोस्त, पुसन। पुसन का उल्लेख कितना बार मिला है, तो ये अच्छे ढंग से जानकारी नहीं प्राप्त है, लेकिन ये किस चीज के देवता हैं, तो पशु के देवता। एक बार फिर से देखिए, इंद्र किस चीज के देवता हैं, युद्ध और वर्षा के। अग्नि किस चीज के देवता हैं, तो इनको भगवान का मीडिएटर माना जाता है, यानी कि भगवान के साथ में कनेक्शन बैठाते हैं। अगला जो फेमस देवता है वो कौन है, वरुण। अगला कौन है, पुसन। तो इन चारों देवता के बारे में याद रखिएगा। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इंद्र और अग्नि, क्योंकि इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है और अग्नि का उल्लेख 200 बार। ध्यान में रखिएगा दोस्त। अगर हम लोग उस समय के जीवन शैली के बारे में बात करें तो उस समय का जीवन शैली यानी जीवन जीने के लिए वो लोग क्या करते थे, तो जीवन जीने के लिए वो लोग क्या करते हैं, पशुपालन। क्या करते हैं, पशुपालन, यानी कि कृषि भी करते होंगे दोस्त। हम लोग पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता के समय जीवन शैली कैसा था, वो लोग व्यापार पे निर्भर करते थे। किस पे निर्भर करते थे, व्यापार। वो लोग भी कृषि करते थे, पर कृषि से सिर्फ वो लोग घर चलाते थे। मुख्य पैसा उन लोगों का क्या था, व्यापार करना। हम लोग देखे थे कि जो हड़प्पा सभ्यता वाले लोग हैं वो लोग मेसोपोटामिया से, मिस्र से और भी दूसरे सभ्यता के साथ में व्यापार करते थे। तो यहाँ पे जो हम लोग का वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो वैदिक काल में कैसा सभ्यता है, ग्रामीण। कैसा सभ्यता है दोस्त, ग्रामीण। और यहाँ के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या है, पशुपालन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे उस समय का मुख्य पेय पदार्थ क्या था। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे झारखंड में देखेंगे दोस्त, तो झारखंड का मुख्य पेय पदार्थ क्या है, हड़िया। क्या है दोस्त, हड़िया। तो उसी तरीका से उस समय के जो मुख्य पेय पदार्थ है वो क्या है, सोमरस। क्या है दोस्त, सोमरस। मुख्य खाद्य पदार्थ क्या है, तो जौ, जिसको वो लोग क्या बोलता था, यौ। पर यहाँ पे क्या लिखा गया है दोस्त, राव। क्या लिखा गया है, राव। याद रखिएगा दोस्त। उस समय का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या है, जौ। क्या है दोस्त, जौ। याद रखिएगा। और अगर हम लोग बोले हड़प्पा सभ्यता के समय मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था, तो उस समय भी जौ था और गेहूं था। क्या क्या था दोस्त, जौ और गेहूं। याद रखिएगा। आगे देखिए कि इस समय के लोग मनोरंजन में क्या क्या करता था, संगीत,
घुड़ दौड़, रथ दौड़, द्वीप कीड़ा और गऊ कुछ खेल का नाम है दोस्त। तो इन सब चीजों को करके ये लोग मनोरंजन करता था। याद रखिएगा दोस्त, अगला टॉपिक है हम लोग को कि उस समय जो वैदिक काल में अभी का जो वर्तमान नदी है उसको किस नाम से जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसको हम लोग का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसका भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, उस अभी का जो नदी है झेलम, उसको उस समय क्या बोला जाता था, वितिस्ता। आप लोग इसको इससे भी याद रख सकते हैं कि जब सिकंदर भारत आया था, उसका पंजाब के राजा पोरस से जब लड़ाई होता है, उस झेलम नदी के किनारे होता है, जिसको हम लोग वितिस्ता का युद्ध भी बोलते हैं और हाइडेस्पिस युद्ध भी बोलते हैं। तो वहां से आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि जो झेलम है उसका नाम क्या है, वितिस्ता। याद रखिएगा दोस्त। चिन्नाब को क्या नाम से बोला जाता है, अस्कनी। गंडक को क्या बोला जाता है, सदानीरा। गोमती को क्या बोला जाता है, गोमल। काबुल को क्या बोला जाता है, कुभा। रावी को क्या बोला जाता है, पुरुषनी। सतलुज को क्या बोला जाता है, सतुद्री। और व्यास को क्या बोला जाता है, विपासा। क्या बोला जाता है दोस्त, विपासा। तो विपासा बसु से याद रखिएगा दोस्त। चलिए दोस्त, अब आगे चलते हैं। आगे जो हम लोग का टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है और अथर्ववेद क्या है। हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ तथ्य जाना। अब हम लोग ऋग्वेद क्या है दोस्त इसको जानेंगे। ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, या तो सामवेद क्या है या अथर्ववेद क्या है दोस्त, इसके बारे में जानेंगे और इससे जुड़ा तथ्य कल हम लोग और पढ़ेंगे दोस्त। आज हम लोग इतने ही महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आज हम लोग 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इसको जब पढ़िएगा और उन 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लगाइएगा तो आप लोग के अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोगों ने जो पढ़ा है वो याद है या नहीं है। और आप लोग इसको पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा दोस्त। उसको देखने के बाद आप लोगों को ये जरूर लगेगा कि ये जो हम लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है। और जब आप लोग को प्रीवियस ईयर बनता है दोस्त तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। आप लोग जब टेस्ट मार के देखिएगा तो उसमें आप लोग का और नंबर बढ़ेगा दोस्त। याद रखिएगा क्या करना है, बार बार पढ़ना है। एक बार पढ़े भूल गए दोबारा आके पढ़ना है, फिर टेस्ट मारना है। और टेस्ट में हमेशा याद रखना है कि दोस्त 1 से 2 नंबर हमेशा बढ़े। अगर नहीं बढ़ रहा है तो ये जरूर सोचिएगा दोस्त कि आप में क्या कमी रह रहा है। तो याद रखिएगा क्या करना है, याद नहीं रहता है तो बार बार पढ़ना है, टेस्ट लगाना है, और फिर नहीं याद रहता है तो फिर से आके पढ़ना है दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। कितने मंडल है इसमें, 10 मंडल हैं। सूक्त कितना है, 1028 सूक्त। और मंत्र कितना है, 10,552। मंडल का मतलब क्या हो गया दोस्त, मंडल का मतलब होता है पाठ। सूक्त का मतलब क्या है, पैराग्राफ। और मंत्र का मतलब क्या है, जो आप लोग जानते हैं, ऋचा। मंत्र को ही क्या बोला जाता है दोस्त, ऋचा। याद रखिएगा। आगे हम लोग इसको देखेंगे क्या कि जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, होत्रा, या कहीं कहीं पे लिखा रहता है होरोता। क्या लिखा है दोस्त, होरोता लिखा हुआ रहता है, याद रखिएगा। और इसके जो संकलन करता है, संकलन करता है यानी कि ये जो ऋग्वेद है किसी एक के द्वारा लिखा गया नहीं है दोस्त। इसको अलग अलग ऋषि, महर्षि और विद्वान लिखे थे। तो जो जो लिखे थे उसको एक जगह पे लाके कंपाइल करने का काम, संकलन करने का काम कौन किए थे दोस्त, तो वह है कृष्णद्वैपायन व्यास। कौन है, कृष्णद्वैपायन व्यास। पढ़ने वाला को होत्रा बोला जाता है या होरोती बोला जाता है, और जो संकलन करता है उसको क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या है, कृष्णद्वैपायन व्यास। अब आगे हम लोग देखेंगे दोस्त कि इसका जो मंडल है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। जो तो तीसरा जो मंडल है उसमें गायत्री मंत्र है। 7वां मंडल में दशराज युद्ध। दशराज युद्ध क्या है दोस्त, उस समय पे एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसमें एक राजा एक तरफ से था और उसके खिलाफ 10 राजा युद्ध कर रहे थे दोस्त। फिर भी वो जो एक राजा था उसी को विजय मिलता है। तो इस युद्ध के बारे में 7वां मंडल में उल्लेख है जिसको हम लोग दशराज युद्ध बोलते हैं। अगला जो 10वां मंडल है दोस्त, 10वां मंडल में क्या दिया गया है, पुरुष सूक्त। 10वां मंडल में क्या दिया गया, पुरुष सूक्त। और इसी पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। 4 वर्ण कहने का मतलब क्या हो गया दोस्त, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। पर याद रखिएगा दोस्त कि जो वैदिक सभ्यता है उस सभ्यता में शुरुआत में ऋग्वेद के समय पे, उसके साथ में जैसे हम लोग उत्तर वैदिक की तरफ आते हैं तो धीरे धीरे स्थिति खराब होता है। लेकिन जब ऋग्वैदिक काल चल रहा था उस समय पे जाति के आधार पे वर्ण व्यवस्था नहीं था दोस्त, कर्म के आधार पे था। यानी कि जो व्यक्ति पढ़ा रहा है, पूजा पाठ करा रहा है, उसको हम लोग पंडित बोलेंगे। वहां पे ऐसा नहीं था कि जो पंडित का बेटा है उसको पंडित बोल रहे हैं या तो जो वैश्या का बेटा है उसको वैश्या बोल रहे हैं।
पंडित का क्या काम होता था? पढ़ाना, लिखाना, पूजा पाठ कराना, यज्ञ कराना। और जो क्षत्रिय का काम क्या था दोस्त? तो क्षत्रिय का काम सबका रक्षा करना। और वैश्य का काम क्या काम था दोस्त? तो उसका काम था व्यापार करना। और जो शूद्र का क्या काम था दोस्त? तो शूद्र का काम था सबका सेवा करना। जो ऊपर के 3 वर्ग हैं उनका सेवा करना। पर इसमें याद रखिएगा दोस्त कि क्षत्रिय का बेटा भी क्या हो सकता है? तो क्षत्रिय का बेटा भी वैश्य हो सकता है, क्षत्रिय का बेटा भी शूद्र हो सकता है। सबको उनके कर्मों के आधार पे, गुण के आधार पे वर्णों में रखा जाता था। याद रखिएगा दोस्तों, बाद में ये जातिवाद का रूप ले लेता है। तो चलिए दोस्त, आगे हम लोग यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। जो यजुर्वेद है इसको हम लोग यज्ञ का वेद बोलते हैं। यज्ञ का वेद क्यों बोलते हैं दोस्त? क्योंकि इसमें यज्ञ के नियम के बारे में दिया गया है। और इसमें एक चीज और याद रखिए, गद्य और पद दोनों में दिया गया, यानी कि कहानी के रूप में भी यहाँ पे चीजों को लिखा गया है और कविता के रूप में भी लिखा गया है। और इसको जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उसको अथर्वयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? अथर्वयु। और इसके जो संकलनकर्ता कौन है? विश्वामित्र। संकलनकर्ता का मतलब बताए थे दोस्त कि जो अलग अलग ऋषि या महर्षि विद्वान जो बहुत अच्छे अच्छे चीज लिखे उसको एक जगह पे संकलित किया और उसको क्या कहा गया? यजुर्वेद। क्या कहा गया दोस्त? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के संकलनकर्ता कौन है? विश्वामित्र। चलिए दोस्त, अब अगले वेद की ओर चलते हैं। अगला वेद है हम लोग का क्या? सामवेद। अगला वेद क्या है? सामवेद। इस वेद को संगीतों का वेद कहा जाता है और इसी वेद में सारे गामा सारा पध निषा दिया गया है। इसलिए इस वेद को हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय संगीत का जनक। और इसी में स्वरों की उत्पत्ति, जो हम सारे गामा पध निषा बताए, इस वही जो स्वर है उसका स्वर प्रथम बार प्रयोग किया गया था। इसको पढ़ने वाला को उद्गाता क्या कहा जाता है दोस्त? उद्गाता कहा जाता है। और इसके संकलनकर्ता कौन है? भरत मुनि। इसके संकलनकर्ता कौन है दोस्त? भरत मुनि, याद रखिएगा। चलिए दोस्त, अगले वेद की ओर चलते हैं। अगला वेद है हम लोग का कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद को क्या बोला जाता है? जादू टोना का वेद। क्यों? क्योंकि इसमें जादू टोना वशीकरण आदि के बारे में दिया गया है। चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या है। इसमें बताया गया कि जादू टोना और वशीकरण कैसे किया जाता है, उनके सारे नियमों के बारे में दिया गया है दोस्त। इस वेद में औषधि के बारे में भी दिया गया है कि किस जड़ी बूटी का काम कहाँ पे आता है। भूतों के जन्म की जानकारी दिया गया है दोस्त। और यहाँ पे पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? ब्रह्म। पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है दोस्त? ब्रह्म। यहाँ पे ब्रह्मा लिखा गया है दोस्त, पर याद रखिएगा पढ़ने वाला को ब्रह्म कहा जाता है। और इसके भी संकलनकर्ता कौन है दोस्त? विश्वामित्र। इसके भी संकलनकर्ता कौन है? विश्वामित्र। तो हम लोग यहाँ पे 4 वेद के बारे में पढ़े। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? 4 वेद के बारे में पढ़ा। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो चारों वेद के बारे में थोड़ा थोड़ा जो यहाँ पे चीज दिया गया है बहुत महत्वपूर्ण है। सबके बारे में सबको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्त, अब हम लोग आगे क्वेश्चन लगाते हैं। बाकी का जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, तो कल भी सेशन से जरूर जुड़िएगा दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग टेस्ट। चलिए दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, जो मैंने आप लोग को वीडियो के शुरुआत में ही बताया था। याद रखिएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? श्रेष्ठ। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। क्यों आए थे? अपने चारा के खोज में या तो भोजन के तलाश में। याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय ये क्या था दोस्त? पशुपालन। क्या था दोस्त? पशुपालन। क्या था? पशुपालन। और हड़प्पा सभ्यता के मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्त? तो वो है हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो है व्यापार। क्या है दोस्त? व्यापार। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ये मैं आप लोगों के होमवर्क के लिए छोड़ता हूं दोस्त। इसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। चलिए दोस्त, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? विधि निर्माता कहने का मतलब, जैसे अभी हम लोग का जो कानून है उसके निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, तो उस समय पे जब विधि बनाया गया था, नियम कानून बनाया गया था, तो उसके निर्माणकर्ता कौन थे? मनु। यही वो व्यक्ति है जो मनु स्मृति को लिखे थे। इनका पुस्तक क्या है दोस्त? मनु स्मृति। याद रखिएगा, मनु स्मृति। याद रखिएगा दोस्त। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हम लोग का क्वेश्चन है वो क्या है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त के बारे में उल्लेख है, और पुरुष सूक्त में ही बताया गया है कि कितने वर्ण हैं, और उस समय जो वर्णों का आधार क्या था, कर्म। वर्ण का आधार क्या था दोस्त, कर्म। कर्म के आधार पे 4 वर्ण विभाजित किए गए थे। वो कौन कौन सा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन क्या है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या है दोस्त 18। कितना पुराण है दोस्त, 18। याद रखिएगा दोस्त पुराणों की संख्या कितनी है, तो याद क्या रखना है, 18 पुराण है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो याद रखिएगा दोस्त त्रिमूर्ति का। किसका, त्रिमूर्ति का, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। याद रखिएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है। ऋग्वेद में किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्त किसके लिए किया गया है, तो वो है इंद्र। वो कौन है दोस्त, इंद्र। इंद्र को किस लिए जाना जाता है, युद्ध के देवता और वर्षा के देवता। किस लिए जाना जाता है दोस्त, युद्ध के देवता और वर्षा के देवता। तो इंद्र का नाम याद रखिएगा। माफ कीजिएगा दोस्त, मैंने जो इससे पिछला क्वेश्चन है उसका आंसर गलत बता दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्त कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण क्या था, तो प्रकृति की पूजा करना। किस चीज की पूजा करना दोस्त, प्रकृति की पूजा करना। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया दोस्त कि किस देवता को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है, तो याद रखिएगा इंद्र। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो याद रखिएगा जैमिति। किससे, जैमिति। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्तोमा सदगमया, अस्तोमा सदगमया कहां से लिया गया है। ये मैं आज नहीं बताया हूं दोस्त, लेकिन कल मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा। कल हम लोग यही पढ़ेंगे कि किस ग्रंथ से, किस वेद से, किस उपनिषद से क्या लिया गया है। तो आज बता दे रहा हूं दोस्त, लेकिन कल इसके बारे में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो जो अस्तोमा सदगमय है कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम कहां बसे। तो सर्वप्रथम ये पंजाब में बसे थे। कहां बसे थे दोस्त, पंजाब में। पंजाब को ये क्या बोलते थे, सप्त संध्यो। क्या कहते थे दोस्त, सप्त संधव। क्या कहते थे, सप्त संधव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलुक कनाद। कौन है दोस्त, उलुक कनाद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, उलुक कनाद। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक कौन है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है, तो याद रखिएगा जैमिनी। कौन है दोस्त, जैमिनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है। वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है, तो याद रखिएगा बदरायन। कौन है दोस्त, बदरायन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो याद रखिएगा दोस्त वो है 9वां मंडल। कौन सा मंडल दोस्त, 9वां मंडल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध दसराज युद्ध का दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो जो प्रसिद्ध दसराज युद्ध है ये पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि पुरुषनी नदी का वर्तमान में नाम क्या है। पुरुषनी नदी का वर्तमान में नाम क्या है दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। धर्मशास्त्रों में उस समय पे भू राजस्व यानी कि टैक्स का दर कितना था, तो 1/6 यानी कि जितना भी उपज होता था उसका 1/6 भाग कर के रूप में राजा को दिया जाता था। दोस्त ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में से जुड़ा था। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो किससे जुड़ा था, याद रखिएगा ये है ब्राह्मण युग। किस युग से जुड़ा हुआ था दोस्त, ब्राह्मण युग। और जो हम लोग वैदिक काल पढ़ रहे हैं, वैदिक काल का टोटल टाइम पीरियड कितना है दोस्त, तो 1500 से 600। 1500 से कितना, 600। याद रखिएगा दोस्त 1500 से कितना, 600। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित करते किस पुस्तक में लिखा गया है? तो ये ऋग्वेद में लिखा गया था। कौन सा मंडल में था? तो तीसरा मंडल में। याद रखना है दोस्त, कौन सा मंडल में? तीसरा मंडल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त कि न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो याद रखिएगा गौतम ने। कौन? गौतम। इसको गौतम बुद्ध नहीं समझिएगा दोस्त। तो न्याय दर्शन को बढ़ाने वाले कौन है? गौतम। कौन है? महर्षि गौतम। गौतम बुद्ध अलग हैं, ये महर्षि गौतम अलग हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है प्राचीन भारत में निष्का से जाना जाता था। तो निष्का से हम लोग किस चीज को जानते थे? तो स्वर्ण आभूषण को हम लोग क्या कहते थे दोस्त? निष्क या निष्का। स्वर्ण आभूषण को क्या कहते थे दोस्त? निष्क या निष्का। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। और पतंजलि का एक प्रमुख पुस्तक है महाभाष्य। कौन सा पुस्तक है दोस्त? महाभाष्य। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं का एक पुस्तक है योग दर्शन। इन्हीं का, अच्छा ये तो दिया हुआ ही है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित थी? उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित थी? तो याद रखना है दोस्त ये थे दर्शन पर। ये किस चीज पर आधारित थी? दर्शन पे। चलिए अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता चरक के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? चरक के द्वारा। याद रखिएगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों के बारे में पता चलता है जब हम लोग वेद पढ़ रहे थे दोस्त, तो तब मैंने बताया था कि किस वेद में इसका जिक्र मिलता है? यजुर्वेद में। किस वेद में? यजुर्वेद में। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा दोस्त, 25 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन किए। कल हम लोग वैदिक काल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे और कल भी 25 क्वेश्चन करेंगे दोस्त। कल भी सेशन से जुड़िएगा। और हम लोग फिर से एक बार बताते हैं दोस्त कि हम लोग बहुत जल्दी हिस्ट्री को खत्म करके पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो जुड़े रहिएगा दोस्त। कंसिस्टेंट रहना किसी भी चीज में बहुत जरूरी है। जब आप लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में भी कंसिस्टेंट रहिए। धीरे धीरे ग्रोथ होता है दोस्त। और यहाँ तक जुड़े रहने के लिए सबों को धन्यवाद। धन्यवाद।